बुशरा बीबी के साबका मुलाजिम उन्होंने आज इस्लामाबाद के कोर्ट में बयान अपना जो है वो जमा करवाया है। बयान कितना मजबूत और कितना कमजोर था और खान साहब का कब से आना जाना शुरू हुआ, उनके साथ एक क्लीन शेव आदमी कौन होता था, नामुनासिब हरकत हो रही हैं। खावर मानेका साहब, अगर उस टाइम इतनी गैरत थी तो आपको खान साहब को मेरे ख्याल से वहीं पे टाई टाई फिश कर देना चाहिए था। आपने खुद जब डाइवोर्स हुई तो आपने बताया कि ये एक पाक बेगम है, पाक बीबी है, जो आजकल किसी और का हेलीकॉप्टर इस्तकबाल कर रहे हैं। इन सारे लोगों की वजह शोहरत क्या है? अकबर एस बाबर एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी उन्होंने एक पूरा स्टंट खेला। बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में आज 8 के करीब दरखास्तें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आ चुकी हैं। दीगर दरखास्तें थोड़ा उसका भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रजू किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज की व्लॉग में दोबारा हमने दो अदालती कार्रवाइयों को डिस्कस करना है। एक तो खान साहब से रिलेटेड है, जिसमें बुशरा बीबी के साबका मुलाजिम कह लें या खावर मानेका साहब के साबका मुलाजिम कह लें, उन्होंने आज इस्लामाबाद के कोर्ट में बयान अपना जो है वो जमा करवाया है और बताया कि खान साहब जब बुशरा बीबी को मिलने आते थे तो वह क्या कुछ चीज़ें होती थी मुबैना तौर पर, इस बयान की अहमियत क्या होगी और इस बयान को जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं, जो नाजरीन हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो इसको कैसे लेंगे और कैसे ले रहे हैं। किस तरह सोशल मीडिया पे आज दिन भर वो चीज़ें डिस्कस होती नहीं और बयान कितना मजबूत और कितना कमज़ोर था और उस टाइम जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं खान साहब पर, तो ये खावर साहब जो हैं, खावर मानेका साहब, उन्होंने फ़ौरी तौर पर इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं की और उस टाइम पीरियड में खान साहब के गिर्द कौन कौन से लोग थे जो चिमटे हुए थे खान साहब को और उनकी वजह शोहरत क्या है। आज थोड़ा सा ओपनली हम ज़रा इस पर भी बात कर लेंगे कि वो कौन लोग थे और उनकी वजह शोहरत और वो किस तरह बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के करीब होते हैं, किस तरह उनको कुर्बत मिलती है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में आज 8 के करीब दरखास्तें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आ चुकी हैं, जिसमें अकबर एस बाबर साहब सर फहरिस्त वो हैं और उनकी दरख्वास्त उन्होंने आके टॉक भी की और बताया कि आज मैं मेंबर हूँ और बहुत सी बातें की और बाकी जो दीगर दरखास्तें थोड़ा उसका भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रजू किया। सबसे पहले खान साहब के हवाले से लतीफ़ साहब हैं जी, जिन्होंने आज खावर मानेका साहब की हक़ में कह लें कि गवाही देने आए थे और उनका जो बयान है जो उन्होंने अदालत में जमा करवाया उसमें उन्होंने बहुत सी जो हैं चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया। बताया कि खावर मानेका साहब का कहाँ कहाँ घर है, बुशरा बीबी किस किस टाइम किस किस घर में रहीं और ख़ान साहब का कब से आना जाना शुरू हुआ, उनके साथ एक क्लीन शेव आदमी कौन होता था जो ख़ान साहब के हमरा आता था। ख़ान साहब आते थे और ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम से बेडरूम और वो सारी की सारी कहानियाँ जो कि मेरे ख्याल से एक सुलझे हुए पढ़े लिखे माशरे में किसी भी सूरत डिस्कस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आज हमारी अदालतों में भी जा रही है। और जज साहब ने भी उनसे पूछा कि जब वो सारी चीज़ें करते थे तो क्या आपको साथ बैठा लेते थे, आपको ये सारी चीज़ें कैसे मालूम है। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे नकाइस हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एक नंबर वन कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी और ये लतीफ़ साहब जो 35 साल से खावर मानेका साहब के मुलाजिम थे, तो इन्होंने खावर मानेका साहब को सारी चीज़ें बताई होंगी। सारी चीज़ें मतलब पहली बार ही अगर इतने लॉयल, इतने वफ़ादार मुलाजिम हैं, जैसा कि उन्होंने कहा जी, उन्होंने बताया भी है, तो ये खावर मानेका साहब की इज़्ज़त किधर चली गई थी, उनकी गैरत किधर चली गई थी, उनमें जो मर्दानगी थी वो कहाँ चली गई थी कि जब उनके घर एक शख्स आकर उनकी ज़ौजा मोहतरमा के साथ अंदर रूम के अंदर अकेला और नामुनासिब हरकत हो रही हैं और बस जना हो रहा है, मतलब वर्ड यूज़ हुआ है इस रिपोर्ट के अंदर माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ। तो खावर मानेका साहब, आपने उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने उस टाइम जाके जो है, हमारे यहाँ तो बड़ा गैरत के नाम पे कत्ल भी होते हैं और इस तरह की चीज़ें, ऑनर किलिंग बड़ी आम है। तो अगर आप में इतनी भी गैरत नहीं है तो फिर आपको लोग बेगैरत ही कहेंगे खावर मानेका साहब, इस तरह की सूरत हाल के बाद अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अगर उस टाइम इतनी गैरत थी तो आपको खान साहब को मेरे ख्याल से वहीं पर टाई टाई फिश कर देना चाहिए था, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इज़्ज़त नफ्स थी। और जिस तरह हमारी एक सोसाइटी है, जिस तरह हर बंदा अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव होता है, उसमें गैरत होती है, तो कोई भी गैरतमंद आदमी जो है ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने उस टाइम सारी चीज़ें कैसे बर्दाश्त कर ली? दूसरा, फिर आपने खुद जब डाइवोर्स हुई तो आपने बताया कि ये एक पाक बेगम है, पाक बीबी है और ये साहब बता रहे हैं कि खावर मानेका साहब जो हैं, इनको मैंने सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बता दी। तो उस टाइम फिर आप झूठ बोल रहे थे या फिर अब आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो अवाम ने फैसला करना। और अवाम जो आज सारा दिन मैंने देखा वो फैसला कर चुकी है। 90 की दहाई की सियासत है कि ख़वातीन को सियासत के अंदर इस तरह से ह्यूमिलेट करने की कोशिश करना, जिस तरह मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, या पाकिस्तानी सोसाइटी में अमूमन ख़वातीन के बारे में जिस तरह के कलमात कहे जाते हैं या
नेशनल असम्बली में ख्वाजा आसिफ साहब ने शरी मज़ारी साहिबा के हवाले से अल्फाज कुछ यूज़ कर दिए थे, और बहुत सी इस तरह की खातून को एक आसान टारगेट समझा जाता है कि उसकी इज़्ज़त में अगर आप थोड़ी सी बात करेंगे, उसकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे तो शायद आप उसका कोई गेन कर लेंगे, फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल से जो पढ़े लिखे लोग हैं उस तरह की किसी भी चीज़ के अंदर या उसको सुनने को या उसको पसंद करने को तैयार नहीं। बाकी खान साहब वो ख़ुद अपने बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें एडमिट कर चुके हैं जिसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें बेमायनी हैं। वो आप बेशक किताब ले आएँ, वो आप बेशक इस तरह के खावर मने का पूरी आके स्टोरी सुना दें, या जिस तरह आज वो बयान जो XXX बयान आज अदालत में पेश हुआ, इस तरह की कोई भी चीज़ इस टाइम उनकी पॉपुलैरिटी को इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। ये सब बेकार एक्टिविटीज़ हैं। खान साहब की लाइफ ओपन है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ढकी छुपी हो। उनकी जो इस तरह की लाइफ है उसको खुद एडमिट करते हैं कि मैं एक प्ले बॉय रहा हूँ, मेरी बहुत से लोग से ताल्लुकात रहे हैं और ये सारी की सारी चीज़ें मैं करता रहा हूँ। और बहुत से लोग जो खान साहब के दाएं बाएं थे, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग दुनिया में भी नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पार्टी में नहीं हैं, जो आजकल किसी और का हेलीकॉप्टर जो है उन जाकर हेलीकॉप्टर से इस्तकबाल कर रहे हैं। इन सारे लोगों की वजह शोहरत क्या है, ये लाहौर में या इस्लामाबाद में किसी से भी पूछ लें कि इनकी वजह शोहरत क्या है। ये पार्टी अरेंज करने वाले लोग हैं, ये बड़े बड़े लोगों को पार्टीज़ के नाम पे घेरने वाले लोग हैं। बाद में उनकी वीडियोज़, उनकी ऑडियोज़ चीज़ें रिकॉर्ड, जिस तरह बयान भी आया ओन चौधरी साहब का कि मेरे पास खान साहब के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें बिल्कुल होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि आपका काम ही ये है, आपका काम ही पार्टीज़ को मैनेज करना, अरेंज करना और लोगों को फैसिलिटेट करना है। तो आपके वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, आपकी वजह शोहरत ही ये है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। खान साहब के गिर्द उस टाइम वो फरा गोगी हो, इस तरह के लोग, ये गोगी, ये इस तरह के नाम जो हैं ये किन के होते हैं और क्या है, ये सबका निजी लाइफ है। लेकिन अब क्योंकि डिस्कस हो रहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है कि ये किस तरह चीज़ें मैनेज हो रही थी और किसकी वजह शोहरत क्या थी और वो क्यों खान साहब कितना क्लोज था। और खान साहब का जो माजी है वो भी एक ओपन सीक्रेट है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ छुपी हुई, और वो उसको एडमिट भी करते हैं, बड़ापन है उनका। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा से बल्ले का निशान ख़तरे में है, और बल्ले का निशान ख़तरे में अब पार्टी के अपने ही साबका दोस्तों और जो साबका आपके करीबी लोग रहे हैं। अकबर एस बाबर एक बड़ा नाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं। फ़ॉरेन फंडिंग केस में तमाम तर प्रेशर, मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत से इनको थ्रेट मिले, बहुत से इनको लालच दी गई, लेकिन वो उस टाइम खड़े रहे और वो फ़ॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले का तोक बना रहा। और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ भी उन्होंने एक पूरा स्टंट खेला। हमने आपको पहले ही बता दिया था, दोनों चीज़ें आपको पहले बता दी थी। एक तो उनका वहाँ जाना, जिस तरह वो G8 दफ्तर में गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट में, तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाए। उसके बाद अकबर एस बाबर, हमने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे PTI रिपोर्ट जमा करवाएगी फौरी तौर पर अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रजू करेंगे और आके केस फाइल कर देंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये ठीक हुआ ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन हो, JUI फे का इलेक्शन हो, किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन हो, वो इसी तरह होता है। मास वाइज जमात इस्लामी, उनका एक प्रॉपर सिस्टम है, एक जमात इस्लामी तंजीमी ढांचा सबसे मजबूत पाकिस्तान में किसी सियासी जमात का है तो जमात इस्लामी, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन बाकी सारी जमातें, क्या बिलावल के खिलाफ कोई अंदर से चेयरमैनशिप का उम्मीदवार हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो सारी जमातें इसी नोयत के इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन PTI आजकल वीक पोजीशन में है, तो इस वीक पोजीशन का फ़ायदा लेते हुए ये बहुत सारे लोग हैं। ज़रा मैं आपको इनके ज़रा नाम भी बता दूं कि कौन कौन लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से PTI के हवाले से रजू करके बैठे हुए हैं, जिनमें कुछ जो नाम हैं वो ऐसे भी हैं जो साबका बड़े एक्टिव रहे हैं PTI में। अब ये नाम है तो थोड़ा आपको बता दूँ। एक है जी टेक्सला के बिलाल अजहर हैं, स्वाबी के भी एक बिलाल साहब हैं, और एक कोई सिंधु साहब हैं, टोबा टैक्सिंग से मुजम्मिल नत साहब हैं, अच्छा जी, स्वाबी के यूसुफ अली साहब हैं, अच्छा जी, एक उस्मान साहब हैं, और एक महमूद ख़ान साहब हैं, ये इस्लामाबाद से हैं। एक खातून है, उनका नाम है नौरीन फ़ारूक, ये हैं जी, इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में अब दरख्वास्तें देख रहे हैं कि सारी की सारी ये दे दी हैं। अब होगा क्या, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो एक प्लानिंग है और जो एक चीज़ आगे हम फोर्स ही कर सकते हैं, उसके मुताबिक यही है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इन इलेक्शन की बुनियाद पे हो सकता है कि इन केसेस को पहले सुने, इनको कह लें कि इनको इनकी कॉज लिस्ट जारी करे और बाकायदा तौर पर नोटिस जारी हो। नोटिस जारी होने के बाद समाअत के बाद हो सकता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कल अदम करार दे दिया जाए। अगर कल अदम करार दे दिया जाएगा, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका होगा, तो उसके बाद दोबारा से कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में नहीं आ सकती, उस तरह से निशान नहीं मिल सकेगा। तो इस पूरी प्लानिंग के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन
मुतनाज़ा बन चुका और इसके केस के अंदर बल्ले का निशान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है, ये पूरी प्लानिंग है, ये भी हम आपको 4 दिन पहले बता चुके हैं। ये अब उसकी मरहलावार जो हमने आपको खबरें दी थी अब वो सच होती हुई नज़र आ रही हैं कि अकबर एस बाबर का जाना, उसके बाद हमने आपको बताया कि वो इलेक्शन कमीशन से रजू भी करेंगे, अब रजू भी हो गया और अब फैसला भी हमने आपको बता दिया है कि क्या फैसला होने जा रहा है। ऑन द अदर हैंड चेयरमैन पीटीआई के हवाले से तौहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की जो समाअत है उसका भी कल फैसला आ रहा है कि ट्रायल जो है वो जेल में होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चार्ज फ्रेम करना है चेयरमैन पीटीआई पर, फवाद चौधरी पर। इस टाइम दोनों शख्सियात जो हैं वो अडयाला जेल में हैं। गुज़िश्ता समाअत पर वजारत कानून की रिपोर्ट वजारत दाखिला के थ्रू आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ कह दिया गया था वजारत दाखिला ने हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, खान साहब को हम यहाँ नहीं लेके आ सकते। उन्होंने बताया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पर हम नहीं पेश कर रहे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान न 3 में न 13 में, तो आपके पास हम कैसे लेके आ जाएंगे। तो लिहाजा आप ही ज़रा जहमत करें, चारों मेंबरान जिन्होंने केस की समाअत करनी है, चले ज़रा सैर भी हो जाएगी। कोई 40-50 किलोमीटर का 30-40 किलोमीटर का सफ़र है अडयाला जेल, इतना ही होगा गालबन, क्योंकि मैं पिंडी से हूँ नहीं तो इसलिए मुझे उस तरह से एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो 15-20 किलोमीटर लाजमी होगा, सैर भी हो जाएगी आपकी, चेयरमैन पीटीआई को मिल भी लेंगे ज़रा और वहाँ पे जो है चार्ज भी आप फ्रेम कर लीजिएगा। तो ऐसा ही होगा। अब जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन हैं ज़रा ये बता रहे हैं कि कल जो फैसला आएगा वो ये आएगा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो स्टाफ है वो जाएगा अडयाला जेल में और चेयरमैन पीटीआई पे जाके फर्दर जुर्म आयद करेगा। फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के वकील हैं, भाई भी हैं, उन्होंने कहा चलें जी खान साहब जो हैं उनको थ्रेट हैं, वो बड़े लीडर हैं, और फवाद चौधरी साहब को कौन सा थ्रेट है, उनको तो पेश कर दें, लेकिन गुज़िश्ता समाअत को उनके हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ। आप कल देखें महफूज फैसला जो है सुनाया जाएगा। थैंक यू सो मच।